नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव से पहले फिर संविधान से छेड़छाड़। 2024 के चुनाव में संविधान को छूने की हिम्मत की थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़बोले नेताओं ने कह दिया था कि हमें 400 पार सीट चाहिए, हमें संविधान में कुछ बदलना है। और पिछड़ों और दलितों को समझ आ गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है ऊंची जातियों की पार्टी है, इसकी दलितों और पिछड़ों के संग क्या क्या खिलवाड़ करने की मंशा है। ये बात 400 सीट पार होते ही पता चल जाएगा। नतीजा हुआ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव व पूरा इंडिया गठबंधन संविधान बचाओ के अभियान पर निकला और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई। इस बार फिर पिछड़ों के संग एक बड़ा खेल करने की तैयारी चल रही है। अब मुझे समझ नहीं आता बिहार चुनाव से पहले पिछड़ी जातियों के संग ये खेल कितना भारी पड़ जाएगा, ये शायद साहब को समझ नहीं आ रहा। अभय दुबे जी ने कहा कि ये हमेशा होता रहा है, ये हमेशा ये बात परंपरा चलती आई है कि बीजेपी पिछड़ों के खिलाफ काम करती है। तमाम संस्थानों में, तमाम जगह पे पिछड़ों और दलितों और एसटी की नौकरियों में पद खाली है। अभय दुबे जी के संग ये बेहद बेहद ज्ञानवर्धक पर चर्चा है। आपको समझना होगा, अगर आप राजनीति को समझना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि ऊंची जातियों का वर्चस्व कैसे भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, तो ये अभय दुबे की चर्चा सुनिए। ले चलता हूं आपको अभय जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका अभय दुबे जी। सरकार जानती है कि 2024 का चुनाव केवल संविधान के मुद्दे पर वो हार गई। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए कि हमें इस बार 400 पार सीटें चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान में कुछ छेड़खानी करना चाहते हैं, भाव ये चला गया। और पूरे इंडिया गठबंधन ने ये कहा कि अगर ये 400 पार आ गए तो संविधान बदल देंगे। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने पिछड़ों को, दलितों में एक नई चेतना विकसित कर दी और नतीजा ये हुआ कि सरकार को पूरा बहुमत नहीं मिला। अब इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, उसके मुताबिक सरकार पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर में फिर कुछ छेड़खानी करना चाह रही है। वो बढ़ाने चाहती है, वो कम करना चाहती है, वो सबको एक समान लाना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह जो आरक्षण दिया जा रहा है, पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश को उदाहरण दे दूं कि तमाम जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि पिछड़े वर्ग की या दलितों की सीटें खाली पड़ी हुई हैं अलग अलग संस्थानों में। बल्कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी थी कि आपके यहाँ ये हालत है कि पिछड़ों दलितों की सीटें खाली छोड़ दी जा रही हैं, पूरी भरी नहीं जा रही हैं, और विश्वविद्यालय में तो और बुरा हाल है। ऐसे में अगर सरकार इस तरह फिर से पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कुछ छेड़खानी करना चाहती है, क्या लगता है कि इसका बड़ा परिणाम पड़ेगा? वो भी आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत ने एक बार आरक्षण को लेकर एक बयान दे दिया था, पूरा बिहार चुनाव पलट गया था। तो इस समय जो ये शुरुआत हो रही है, ये खेल खतरनाक खेल हो रहा है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं भाई जी? देखिए, आरक्षण का मुद्दा और संविधान का मुद्दा, ये दोनों सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है और राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। अभी भी वो संविधान की लाल किताब, वो छोटा सा संविधान का लाल लाल रंग के कवर वाला गुटका लगातार उनकी जेब में रहता है और वो दिन में कम से कम एक आध बार जरूर उसको अपने संबोधनों में या अपने जनता के साथ अपनी बातचीत में उसको दिखाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को यकीन है कि ये मुद्दा ही उनको 2029 के चुनाव तक ले जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होगी, उस एंटी इनकम्बेंसी में तीखापन पैदा करेगा। यही मुद्दा पैदा करेगा। अच्छा, अब दिक्कत भाजपा के साथ दिक्कत क्या है? भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वो पिछड़े वर्गों के वोट तो उसे चाहिए ही। पिछड़े वर्गों के वोट के बिना तो वो चुनाव जीत नहीं सकती, कोई भी नहीं जीत सकता। पिछड़े वर्ग इतनी ज्यादा संख्या में है, सभी को उनके वोट चाहिए। लेकिन वो चूंकि भाजपा मुख्य तौर पर ऊंची जातियों की मानस वाली पार्टी है, इसलिए वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ अवश्य करती रहती है। हमेशा की इसने छेड़छाड़। इसी के जमाने में दलितों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई, फिर उसको बदला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर उसको बदला, काफी विरोध किया दलितों ने। आप शूद्र जातियां यानी पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ तो लगातार छेड़छाड़ चलती ही रहती है।
और वो लगातार उसकी समीक्षा करने की बात करते रहते हैं। ऐसे एक बार मोहन भागवत ने कर दी थी 2015 के बिहार चुनाव से पहले। इस प्रकार की भी कोशिशें करती रहती हैं। तो पिछड़ा वर्ग लगातार सतर्क रहता है, उसकी निगाह रहती है भारतीय जनता पार्टी की ओर कि भाजपा क्या करने जा रही है। जहां तक क्रीमी लेयर का सवाल है, क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग के आरक्षण में एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। कोई भी पिछड़ा नहीं चाहता कि क्रीमी लेयर का उसूल उनके ऊपर लागू किया जाए। इससे क्या होगा कि पिछड़ा वर्ग जो है दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक वो हिस्सा जो कि कुछ कमा रहा है और क्रीमी लेयर के तहत आ जाता है, जो आ जाता है उसको एग्जिट मारना पड़ेगा आरक्षण से, और बाकी एक वो हिस्सा जो कि क्रीमी लेयर के तहत नहीं है, जो जो नीचे है उसके तो आरक्षण। तो अब सवाल यह है कि सरकार करेगी क्या? सरकार क्या क्रीमी लेयर को बढ़ाएगी? अगर सरकार क्रीमी लेयर को बढ़ाएगी या सरकार क्रीमी लेयर को कम करेगी? अगर अगर सरकार क्रीमी लेयर को कम करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि और ज्यादा लोग आरक्षण की सीमा से बाहर निकलने का अंदेशा पैदा हो जाएगा। और अगर वो बढ़ाएगी सरकार क्रीमी लेयर को, तो फिर वो जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, बाहर निकाले जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो अच्छा, अब सवाल ये है कि आखिरकार वो कौन सी जरूरत है इसके लिए सरकार को ये छेड़छाड़ करनी है? सरकार करना ही क्यों चाहती है इसके अंदर छेड़छाड़? आप देखिए, इन्होंने आरक्षण के दरवाजे में, आरक्षण में पिछले दरवाजे से ऊंची जातियों को घुसपैठ कराई और ईडब्ल्यूएस का ये कोटा लाए। सुप्रीम कोर्ट से भी उसके पक्ष में फैसला आ गया और इन्होंने तो कानून बनाया ही था। 1990 में ही भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, और वो जब उनके पास इतना सब आ गया, बहुमत आ गया, तो उन्होंने इसको लागू भी कर दिया। शूद्र जातियों में, पिछड़े वर्गों में और दलितों में इस बात को लेकर पहले से ही काफी नाराजगी है। अधिकतम ऊंची जाति के लोगों को आरक्षण प्राप्त हो पाए, इसलिए उन्होंने काफी बड़ा थ्रेशोल्ड रखा है। देखिए, आप कल्पना कीजिए कि एक दीवार है, इस दीवार के उस तरफ ऊंची जातियां खड़ी हुई हैं और इस दीवार के इस तरफ पिछड़ी जातियां खड़ी हुई हैं। ऊंची जातियों में जिन लोगों की नए नियम के, अगर जो मौजूदा नियम लागू है अभी, उसमें क्या स्थिति है? 8 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है ऊंची जातियों में, वो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटे के तहत उनको नौकरियों में आरक्षण प्राप्त होगा। क्रीमी लेयर का जहां तक सवाल उठता है, जब पिछड़ी जातियों में इतनी ही आमदनी जिनकी है वो आरक्षण की सीमा से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति की आमदनी 8 लाख रुपए है तो वो आरक्षण प्राप्त करेगा, और पिछड़ी जाति के व्यक्ति की आमदनी 8 लाख रुपए है तो वो उससे कहा जाएगा कि अब आरक्षण से अब आपका एग्जिट होता है, आप दरवाजे के बाहर जाइए। ये है भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय। यहीं पे पेच है। हाँ, यहीं पेच है। तो ये तो बिल्कुल जलती हुई लकड़ी को छूना है कि बिहार का चुनाव सिर पे खड़ा है और उसमें आप पिछड़ों में आरक्षण की बात चर्चा आ रही है, खबर आ रही है, तो ये तो बिल्कुल मतलब आ बैल मुझे मार हो जाएगा कि फिर संविधान की बात। क्या हथकंडा, इनका हथकंडा ये है कि वो ये जानते हैं कि यादवों के वोट तो हमें प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, ठीक बात है। हाँ, तो गैर यादव जो पिछड़े हैं उनके नेताओं को कुछ बड़ी बिरादरियां से, लोधी एक बड़ी बिरादरी है, शाक्य एक बड़ी बिरादरी है, और एक काफी बड़ी बिरादरी है कुर्मी, और जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली भी है कुर्मी, यादवों से भी ज्यादा शक्तिशाली है कुर्मी बिरादरी। इसमें अच्छा, चूंकि पिछड़े वर्ग के अंदर यादवों के हाथ में राजनीति की कमांड की बागडोर है, तो बाकी दूसरी बिरादरियों की यादवों के साथ में कुछ प्रतियोगिता चलती है, कुछ होड़ रहती है हर तरह से। उस होड़ का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की दुनिया में प्रवेश करती है, और वो यादव लोग सब खा जाएंगे, सब वो खा गए हैं, आगे भी खाते रहेंगे, इस प्रकार का तर्क देकर बाकी पिछड़ी जातियों को गोलबंद करती है। जातियां बाकी हिस्सा छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ है। उन जातियों के नेता जो है वो लालच देकर या सत्ता में हिस्सेदारी का आश्वासन देकर उन सबको अपनी ओर खींच लिया जाता है, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना जमावड़ा तैयार करती है। ऊंची जातियां स्थायी रूप से भाजपा की जेब में है,
उनके साथ भाजपा जितने शूद्र जातियों को जोड़ पाती है उतना ही चुनाव में उसकी गोटी लाल होती जाती है। शुरू शुरू में भाजपा जब सत्ता में आई और लोगों को लगा कि ये कुछ यादवों को हम पीछे धकेल सकते हैं, तो बहुत सी गैर यादव पिछड़ी जातियां भाजपा के साथ जाने का मन बनाने लगी और भाजपा का पिछड़ी जातियों का वोट बढ़ने लगा, क्योंकि यादव नेताओं में भी समस्या थी कि वो दूसरी पिछड़ी जातियों के जो नेता थे उनके साथ कोई समायोजन निकालने में नाकाम रह रहे थे। अच्छा, ये स्थिति बदली है। देखिए 2000, मैं मानता हूं कि 2022 के बाद से चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हों, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, इन दोनों ने ये पुराना तरीका जो यादव नेतृत्व का था, यादव राजनीति का था कि सब कुछ हम ही रख लेंगे, हम किसी को देंगे नहीं, किसी को जगह नहीं देंगे, सब जगह यादव ही यादव होंगे, इसको उन्होंने छोड़ा है। अब जैसे अखिलेश ने पीडीए बनाया है, पीडीए बनाना ही इस बात का प्रतीक है कि वो गैर यादव पिछड़ी जातियों को जगह देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं जगह। अब क्या हुआ, इसका पहला असर क्या पड़ा है? पहला असर ये पड़ा है कि गैर यादव पिछड़ी जातियों के जो नेता थे वो अब भाजपा के साथ स्थायी रूप से जुड़े ना होकर सौदेबाजी करने लगे हैं। कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, उनकी आवाजाही भाजपा सब लोग उनके नाम जानते हैं। जब भाजपा उन्हें अपनी ओर खींच लेती है तो भाजपा को लाभ होने लगता है, जब ये लोग अपनी ओर खींच लेते हैं तो इन लोगों को लाभ होने लगता है। तो भाजपा के हाथ से धीरे धीरे करके भाजपा की जो ताकत बढ़ रही थी पिछड़ी जातियों के समर्थन के बल पर, वो ताकत बढ़ना रुक गया है और भाजपा खुद ही पिछड़ी जातियों के समर्थन के प्रति संदिग्ध हो गई है। इसलिए वो तरह तरह की तिकड़ में कर रही है, तरह तरह वो कर रही है। हाँ, ठीक बात है, ये बिल्कुल सही। अच्छा, आपको याद होगा जब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई, तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक नहीं किया। उसका डेटा लेकर मोदी जी बैठे हुए हैं और उसी डेटा के आधार पर उन्होंने एक विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले। याद है, बिल्कुल याद है। उसके लिए वर्धा में एक बहुत बड़ा जलसा किया गया था, वर्धा में जाकर, और उस जलसे में मेरी अपनी रिपोर्ट ये है कि 64 करोड़ रुपए मोदी जी की बड़े खर्च किए गए थे उस जलसे के ऊपर, जिसमें मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी। अच्छा, अब मोदी जी का मानना यह था कि विश्वकर्मा योजना के तहत जब कारीगर जातियों को और कुछ माइक्रो फाइनेंस दिया जाएगा, छोटा छोटा वित्त पोषण किया जाएगा, उनका छोटे छोटे कर्जे दिए जाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। वो ये भूल गए कि आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण दो अलग अलग मिली जुली बातें हैं, लेकिन मिली जुली होने के बावजूद भी ये अलग अलग स्वायत्त क्षेत्र हैं, ये ऑटोनॉमस एरियाज हैं। आर्थिक सशक्तिकरण राजनीतिक सशक्तिकरण की जगह नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि लोगों को आप उनको माइक्रो फाइनेंस दे दें तो वो आपके स्थायी रूप से वोटर हो जाएंगे और सत्ता में हिस्सेदारी की इच्छा छोड़ देंगे अपनी। तो जो भाजपा ने 1990 में जो अपने बहुत महत्वपूर्ण, आपसे बातचीत करके मेरे दिमाग में भी नया पॉइंट आया है, ये अक्सर आता है आपसे बातचीत करके नया पॉइंट। वो नया पॉइंट ये है कि 1990 में जब भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जोड़ा कि हम आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देंगे और दिया जाना चाहिए, तो भाजपा इस काम को करते करते इस मुगालते में चली गई कि आर्थिक आरक्षण राजनीतिक सशक्तिकरण का विकल्प है, जो कि वो नहीं है। आर्थिक आरक्षण, आर्थिक मजबूती सबको चाहिए, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी की कीमत पर नहीं। ये एक बड़ा सवाल है जो अब भारतीय जनता पार्टी के गले में ये बात लटक गई है। अच्छा, दूसरा मैं अभय जी ये पूछना चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालय हैं या बाकी सरकार के पद हैं, उनमें ये पिछड़ों की, दलितों की सीटें खाली क्यों रह जाती हैं, भरी क्यों नहीं जाती? बार बार मुद्दा उठता है। ये मैंने जैसे शुरुआत में कहा, अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी थी, अभी भी तमाम जगह। ये एक संविधान सम्मत बात है। संविधान के निर्देशों के मुताबिक किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी संस्था में तब तक नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जब तक कि रोस्टर लागू न कर दिया जाए। रोस्टर सरकार द्वारा निर्धारित होता है रोस्टर, कि आपको अगर एक नियुक्ति करनी है तो उसमें रोस्टर लागू नहीं होता। वो आप किसी भी बिरादरी के उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकते हैं।
लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा नियुक्तियां आती हैं, तब आपको उसमें होता है कि आपको इतने प्रतिशत आपको पिछड़ी जातियों का आरक्षण देना पड़ेगा, इतने प्रतिशत आपको दलितों को देना पड़ेगा, इतने प्रतिशत आपको अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देना पड़ेगा, इतने प्रतिशत ईडब्ल्यूएस को देना पड़ेगा, इतने प्रतिशत विकलांगों को आरक्षण देना पड़ेगा। ये सारी ये रोस्टर है पूरा का पूरा। ये रोस्टर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मौजूद रहता है। हर वो नियुक्ति अवैध है जो बिना इस रोस्टर को पूरा किए हुए की जाती है। ऐसे तो बहुत होंगी। हाँ, बहुत है। तो इस चक्कर में हुआ क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम एसटी कैटेगरी को लेते हैं। जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है उसके लोग मिलते नहीं है। अब जैसे कि प्रोफेसरशिप है, प्रोफेसरशिप में एक बहुत ही तजुर्बेकार, जिसको शिक्षा में और रिसर्च में काफी अनुभव हो, उसको प्रोफेसर बनाया जाता है। जिसने बड़े पेपर्स लिखे हों, जिसने बहुत बढ़िया पीएचडी की हो, इसकी किताबें छप चुकी हों, मतलब या बहुत दिन तक एसोसिएट प्रोफेसर, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर की पद पे कई साल काम कर चुका हो, उसको प्रोफेसर की नियुक्ति मिलती है उसके अंदर। तो एसटी कैटेगरी में से, आदिवासी श्रेणी में से ऐसे लोग मिलते नहीं है। तो प्रोफेसर की नियुक्तियां जब होती हैं तो वहां पे एसटी कैटेगरी हमेशा खाली रहती है। अच्छा, एक मिनट, मेरा ये सवाल है कि क्यों नहीं मिलते? इतने साल हो गए आजादी के बाद, एसटी कैटेगरी। ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, ये सवाल इनका बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि उन लोगों को, अगर आपने किसी जमाने में उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर पे नियुक्ति दे दी होती तो वो आदमी प्रोफेसर बनने की स्थिति में पहुंच जाता। तो बेईमानी तो वहीं से चल रही है ना, आपने निचले पदों पर नियुक्तियां दी नहीं। जब नियुक्तियां नहीं दी निचले पदों पर, तो वो प्रोफेसर बनने की स्थिति में पहुंचा ही नहीं। तो सब जगह वो खाली रहती है। फिर स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट का झगड़ा बहुत है। जैसे दिल्ली का मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली एक महानगर है। दिल्ली में, दिल्ली की जो ओबीसी लिस्ट है वो, और एक है केंद्र की ओबीसी लिस्ट। तो जो व्यक्ति दिल्ली के विश्वविद्यालयों में नौकरी और कॉलेजों में नौकरी पाने के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में होना चाहिए। तब वो दिल्ली राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं और दिल्ली राज्य के जो कॉलेज हैं उनमें नौकरी प्राप्त कर पाएगा। अगर वो केंद्र की, जैसे मान लो बिहार का कोई यादव है या उत्तर प्रदेश का कोई यादव है या और कोई किसी बिरादरी का है, तो वो बिहार की लिस्ट में है, उत्तर प्रदेश की लिस्ट में है या केंद्र की लिस्ट में है, इसके आधार पर उसे दिल्ली के राज्यों में नौकरी नहीं प्राप्त होगी। वो उस अर्हता को, उस क्वालिफिकेशन को पूरा ही नहीं करेगा, वो अप्लाई करने योग्य भी नहीं होगा। उसका छटाई के स्तर पे ही उसकी अर्जी बाहर कर दी जाएगी उसकी। बिल्कुल ठीक बात है। और जो तो इस प्रकार की बहुत सी पेचीदगियां जो है इन लोगों ने बना रखी हैं। अच्छा, करना ये चाहिए था अभी तक, और ये सब बदमाशी वश किया गया है, करना ये चाहिए था कि सारे देश की एक मास्टर ओबीसी लिस्ट बनाई जाती, उसके साथ में उसकी कॉम्प्लीमेंट्री आनुषंगिक लिस्टें होती, जिनके अंदर ये होता कि भाई इसमें कुछ जातियां ऐसी हैं जो कुछ खास प्रदेशों में ओबीसी की श्रेणी में आती है। जैसे बिहार में मान लीजिए गुप्ता ओबीसी होते हैं, उत्तर प्रदेश में गुप्ता ओबीसी नहीं होते। उत्तर प्रदेश में गुप्ता जो है वो ऊंची जातियों में माने जाते हैं। हाँ, यहाँ तो माने जाते हैं। हाँ, वहां पे ओबीसी माने जाते हैं गुप्ता, वहां पे कई जाते हैं। हाँ, मतलब इस तरह के बहुत से फर्क होते हैं। तो उन फर्कों को विशेष रूप से उल्लेख करके कहा जाना चाहिए कि इन फर्कों के बावजूद अगर कोई बिहार का गुप्ता है तो हम ओबीसी लिस्ट में उसे मानेंगे और उसे हर जगह अप्लाई करने का, हर जगह आवेदन करने का अधिकार होगा। अब ये सब अधिकार ये करना चाहिए। अगर आप वास्तव में पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की छूट देनी चाहिए, उदारता के साथ सारे काम करना चाहिए। नहीं करते। देखिए, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसको ईडब्ल्यूएस कोटा कहते हैं। और मैं तो मानता हूं कि 2024 में जिनको ओबीसी ने बीजेपी को वोट कम दिए थे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं दिए थे, कम दिए थे, उसके पीछे बहुत ये ईडब्ल्यूएस कोटा है। लोगों को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पैर पे पैर रखा है। अभी भी नाराजगी है, अभी भी नाराजगी है। आप सोचिए ना कि 8 लाख तक का जो यादव है वो तो आरक्षण के बाहर जाने के खतरे का सामना कर रहा है क्रीमी लेयर के तहत, और 8 लाख तक का जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया भूमिहार कायस्थ है,
वो 8 लाख की आमदनी का सर्टिफिकेट बनवा के दबादब नौकरियां प्राप्त कर रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल सही आप बात सोच है। लीजिए इस बात को, इसमें चक्कर क्या है। हाँ, एक और बड़ा मुद्दा है, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने लिस्ट जारी करी थी कि अगर ये पिछड़े दलित आ भी जाते हैं तो ये शीर्ष पदों पर नहीं रहते। उन्होंने केंद्र सरकार के सचिव और उसके ऊपर कि ये लोग हैं जो देश चलाते हैं और इनमें पिछड़े दलित नहीं है, सब ऊंची जाति के लोग हैं। आज भी मेरी जानकारी के मुताबिक वो कोटा वैसा ही है, अभी भी देश की जो ऊंचे पद हैं उन सब पर ऊंची जातियों के लोग हैं। तो ये क्या सरकार ने तय कर लिया है कि पिछड़े और दलितों की स्थिति बिरयानी में इलायची की तरह होगी, स्वाद के लिए तो डाला जाएगा, वोट के लिए तो डाला जाएगा और खाते देखिए समय इसमें इलायची क्या है, को कर देंगे। आपकी बात ठीक है, आपकी बात सही है, मैं समझ रहा हूं, और राहुल गांधी की बात को भी मैंने ध्यान से देखा है और पहले से समस्या ही चली आ रही है। इसमें होता यह है कि जो आईएएस का पूरा आईएएस की जो पूरी बिरादरी है, उसके ऊपर हमेशा से ऊंची जातियों का और खासतौर से ब्राह्मणों का कब्जा रहा है। चाहे वो दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हो, चाहे उत्तर भारत के ब्राह्मण हो, कहीं के हो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ही उसमें सबसे ज्यादा। तो उसमें बहुत तरह तरह की चालाकियां की गई हैं। एक तो हिंदी को और अंग्रेजी की जगह भारत की एकमात्र राजभाषा बनाने में सबसे ज्यादा इसी ने भितरघात किया है। पहली गड़बड़ी तो ये रही, इस पर कभी हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी संविधान में लिखे होने के बावजूद भी 15 साल बाद हिंदी क्यों नहीं देश की राजभाषा बन पाई और अंग्रेजी क्यों नहीं हट सकी, मतलब है कि एक तो ये इन्होंने किया है। दूसरा इन्होंने ये किया है कि जो सर्वोच्च पद होते हैं जैसे कि चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव या आईपीएस में बड़े पद, आईएफएस में तो बहुत ही कम मिलेंगे आपको, जो पिछड़ी जातियां हैं वहां पे इन लोगों की पदोन्नति ही नहीं हो पाती है, ये लोग नीचे नीचे ही रह पाते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें एक वजह ये भी है कि ये लोग आईएएस वगैरह में देर से आने शुरू हुए हैं काफी। जो थानेदारी है, डीएसपी बनना है, इन सब में, पीसीएस में, इन सब में जल्दी आना शुरू हो गए थे। तो उन देर से भी आना शुरू हुए, इसकी वजह से भी वहां तक अभी इनकी पहुंच नहीं हो पाई है और इनके साथ पदोन्नतियों में थोड़ा सा हक तलफी भी इनकी होती है। ये सब काम बड़ी चतुराई से किए जाते हैं और हाँ, उसमें ये नहीं कह सकते आप कि ये गलत काम हो रहा है तकनीकी रूप से, इस चतुराई के साथ इन कामों को किया जाता है। देखिए, इस मुल्क के स्थायी शासक कौन है? आईएएस अफसर इस मुल्क के स्थायी शासक हैं। आपको ध्यान होगा जब कल्याण सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बड़े अफसरों की मीटिंग में कहा कि भाई हम तो टेम्परेरी है, आपका परमानेंट है। बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर घटना है। तो जब और यही हालात आज भी, हर व्यक्ति को जो मंत्री बनता है उसके सामने पहली चुनौती होती है कि अफसरों से कैसे काम ले। बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूं। होता क्या है, अफसर उससे काम लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम लेते हैं, वो अफसरों से काम नहीं ले पाता। बिल्कुल ठीक बात है, यही स्थिति थी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने आज इतनी बात की और पिछड़ों और दलितों के मुद्दे पे कई सारे रोचक तथ्य दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ना आपने ये थे अभय दवे जी। पिछड़ों और दलितों को लेकर क्या सोच है, पिछड़े और दलितों के लेके पीछे क्या मंशा है, ये बात उन्होंने विस्तार से समझा दी। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस विषय में क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।